ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था? आयोनाइजेशन एनर्जी। इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो देखेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं देखा तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो देखिए क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सपोज करिए ये हमारा एटम है, जैसे हम लेते थे ना आयोनाइजेशन एनर्जी में एटम लेते थे, इसमें भी एक एटम ले लिया। ये आइसोलेटेड एटम है। कैसा? आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम यानी अकेला एटम, ग्रुप नहीं लिया हमने, सिर्फ एक ही एटम लिया, इसलिए क्या बोल दिया हमने? आइसोलेटेड एटम। और ये गैसियस फॉर्म में है, इसलिए हमने इसको बोल दिया आइसोलेटेड गैसियस एटम। देखिए जब अकेला एटम होता है तो वो गैस फॉर्म में होता है, इसलिए हम क्या बोल देते हैं? आइसोलेटेड गैसियस एटम। सपोज करो कि ये जो एटम है आइसोलेटेड एटम, इसने किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। इसको किसी इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। तो जब ये एटम किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तब कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी। तब एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या करते थे हम? जब किसी इलेक्ट्रॉन को निकालते थे तब हमें एनर्जी देनी पड़ती थी। यहाँ पे क्या होता है? अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तब एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। अब ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इस एनर्जी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोल देंगे हम इसको? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछ ले कि भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? जब कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, सपोज कि कोई हमने एटम ले लिया ए, उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। ठीक है, तो ये ए क्या बन जाएगा? ए माइनस। अब जबकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो चार्ज तो माइनस ही आना था। ठीक है, तभी कुछ ना कुछ एनर्जी निकलती है, और इसी एनर्जी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, सपोज करो कि ये जो एनर्जी रिलीज हुई वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका यूनिट हो गया। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी हो गई? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब यूनिट की बात कर ही लिए तो इसका यूनिट कौन सा हो सकता है? ये बात देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो सकता है, किलो जूल पर मोल हो सकता है, या तो जूल पर मोल हो सकता है। तो यूनिट क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये सब हो गए इसके यूनिट। किसको बोलते हैं? इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? व्हेन आइसोलेटेड गैसियम एटम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इट्स रिलीज सम एनर्जी, दिस एनर्जी नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, समझ गए बात? डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यूनिट की बात हो गई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मतलब तो समझ गए, मतलब हमें इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकालते थे, इसमें इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं? ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और टर्म आती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या है ये देखते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखेंगे हम, क्या रिलेशन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? ई ए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वर्ड क्या आ गया? एंथैल्पी। एंथैल्पी को हम एच बोलते हैं, डेल्टा एच। ठीक है, थर्मो में पढ़ लिया हमने। एंथैल्पी को क्या बोल देते हैं हम? डेल्टा एच। अब यहाँ सिर्फ एंथैल्पी नहीं है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा एच ई जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, समझ गए क्या होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? जानिएगा ज़रा। अब देखिएगा, जब कभी भी किसी एटम में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। ए माइनस बन जाता है और एनर्जी निकलती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। जब एनर्जी रिलीज होती है तब उसका डेल्टा एच नेगेटिव हो जाता है। डेल्टा एच क्या हो जाता है? नेगेटिव।
और इस रिएक्शन को जब डेल्टा एच नेगेटिव हो जाए तो उस रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, जब एनर्जी रिलीज हो तो क्या बोलते हैं भैया, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, बताइए आप। देखिए सुनिएगा एक बात, दो तरह की रिएक्शन होती है, एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या, अगर आप प्रैक्टिकल लैब में कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं और अगर आपका जो कंपाउंड है वो एकदम हॉट हो जाए, मतलब टेस्ट ट्यूब एकदम गर्म हो जाए, ठीक है, तो उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। कई बार सुना होगा आपने प्रैक्टिकल लैब में, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गई डायज़ो टेस्ट में वगैरह में। और कई बार क्या हो जाता है, टेस्ट ट्यूब एकदम कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, एंडोथर्मिक। जब एनर्जी रिलीज होती है, जब एनर्जी रिलीज होती है तब सब गर्म हो जाता है, मतलब हॉट हो जाता है, उस रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, एक्सोथर्मिक। यानी कि एनर्जी रिलीज एक्सोथर्मिक, अगर एनर्जी देनी पड़ रही है तो एंडोथर्मिक। समझ गए बात। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, और एनर्जी रिलीज हो रही है तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोल देंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का रिलेशन हम आपको बताते हैं अभी, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का रिलेशन। देखिए डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो सकता है, डेल्टा एच नेगेटिव भी हो सकता है। डेल्टा एच नेगेटिव मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, और एनर्जी रिलीज मतलब रिएक्शन कौन सी, एक्सोथर्मिक, ठीक है। डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब एनर्जी देनी पड़ रही है, एनर्जी ऐड हो रही है, यहाँ पे एनर्जी एडेड लिख देते हैं या तो गिवन लिख दो। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। तो दो चीज़ आपको समझ में आ गई, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसके और इसके रिलेशन की। सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और डेल्टा एच, इसका रिलेशन कुछ इस तरह है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस इज इक्वल टू डेल्टा एच, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। यानी कि मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि ये दोनों क्या है, ऑपोजिट है। क्या है, ये दोनों ऑपोजिट। अगर एक प्लस हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, अपने आप माइनस हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इस चीज़ से आप कंफ्यूजन नहीं होगी। कई बार क्या होगा, कुछ क्वेश्चन में दे दिया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंसेप्ट और पूछ लिया डेल्टा एच, तो आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको समझ में आ रहा है तो आप ये अपने आप निकाल लोगे। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में क्या होगा, सिर्फ फ़र्क, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। समझ रहे हो बात। अब देखिएगा आगे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। सपोज ये एटम ले लिया, उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, ये ए माइनस बन दिया हो गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे पॉजिटिव है, एनर्जी रिलीज हो रही है, और यहाँ पे सपोज करो कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहाँ पे एनर्जी कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो डेल्टा एच कितना हो जाएगा, इसका डेल्टा एच कितना हो जाएगा, -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। समझ रहे हो बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी चीज़ जैसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी में देखते थे, क्या देखते थे, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, या तो बोल दें हम सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यहाँ पे भी हम देखेंगे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या देखेंगे हम, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। क्या लिखना है हमें, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन
एफिनिटी, स्पेलिंग में इधर उधर आ जाए देख लेना ज़रा। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखनी है हमें। क्या है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? देखिएगा, अगर कोई कंपाउंड ले लूँ ए, उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया मैंने, क्या बन गया? ए माइनस, ठीक है। और कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हुई, उसको मैं बोल देता हूँ ई ए। यहाँ पे भी नाम दे देता हूँ ई ए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखिए, वापस मैंने ए माइनस उठा लिया और उसमें वापस एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, क्या बन जाएगा? ए माइनस में एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिया, ए माइनस माइनस, या तो मैं बोल दूँ A2 माइनस। तो यहाँ पे जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसको मैं बोल देता हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2। और वापस मैंने ले लिया A-2, क्या ले लिया? A-2, उसमें वापस एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, अब बन जाएगा A3 माइनस। तो इसको मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिएगा, जो फर्स्ट केस है, जब हम पहला इलेक्ट्रॉन डालते तब यहाँ पे ए कैसा है? न्यूट्रल। यहाँ पे देखो कुछ चार्ज नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ चार्ज नहीं है, तो ये क्या है? न्यूट्रल है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यूट्रल है भैया ये। यहाँ पे ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये नेगेटिव है। और यहाँ पे देखिएगा, ऊपर देखिए 2 नेगेटिव चार्ज है, कितने? 2। तो ये ज़्यादा नेगेटिव इसकी कंपैरिजन में, तो मैं यहाँ पे बड़ा नेगेटिव लिख रहा हूँ, ठीक है। ये न्यूट्रल है, ये नेगेटिव, और ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव। अब सुनिएगा मेरी बात, जब न्यूट्रल में हम एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं तब कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, यानी कि हमें कुछ ना कुछ एनर्जी मिलती है, हमें मिली। यानी कि ये वाली पहले वाली है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो पॉजिटिव रहती है। ये क्या है? जनरली, ये जनरली क्या होती है? पॉजिटिव वैल्यू आती है इसकी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ए माइनस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी चार्ज माइनस, माइनस माइनस का तो भैया रिपल्सन होगा। अगर कोई एटम के पास नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चीज़ को क्यों लेगा भैया? रिपल्सन होगा ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में दिक्कत होगी। यहाँ पे ए माइनस आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, ये ए आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ पे आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। इस इलेक्ट्रॉन को इसमें डालने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि हम एनर्जी डालेंगे। पहले वाले केस में एनर्जी अपने आप रिलीज हो रही थी, दूसरे वाले केस में क्या है? नेगेटिव है ए माइनस, इसलिए इलेक्ट्रॉन को डालने में हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है। तो ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ऑलवेज नेगेटिव होगी। लिखने वाली बात है, ये जनरली क्या होगी? पॉजिटिव। कभी बड़ा वाला पॉजिटिव, कभी छोटा वाला पॉजिटिव, ठीक है, जनरली पॉजिटिव। और यहाँ पे ऑलवेज क्या मिलेगी आपको? सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव मिलेगी। उसी तरह इसमें देखिए, यहाँ पे तो A-2, ए के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है और ऊपर से इलेक्ट्रॉन डालना है, ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसको एक्सेप्ट करवाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे भी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, यानी कि ये भी क्या रहेगा? ऑलवेज नेगेटिव। तो क्या बात समझे आप? पहले वाले इलेक्ट्रॉन डालने में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिलती है वो जनरली क्या रहती है? पॉजिटिव। दूसरे और तीसरे केस में, यानी कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या मिलती है? हमें नेगेटिव मिलती है। अगर आपको कोई डेल्टा एच पूछ ले कि भैया पहले वाले केस में डेल्टा एच क्या होगा, दूसरे वाले केस में डेल्टा एच क्या होगा, तीसरे वाले केस में डेल्टा एच क्या होगा, तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने पढ़ा है डेल्टा एच और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? ऑपोजिट होता है। यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव मिल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि डेल्टा एच क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव मिल रही है, तो डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? पॉजिटिव। और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव। समझ गया आसानी से?
ठीक है, तो ये बात कर ली हमने कि भैया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कब पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है। नोट करके लिख लीजिएगा, पहले वाले केस में पॉजिटिव, जनरली पॉजिटिव, और दूसरे और तीसरा इलेक्ट्रॉन डालो, चौथा डालो, जितने भी डालो नेगेटिव, ऑलवेज क्या मिलती है, नेगेटिव मिलती है। ठीक है, समझ गए इतनी बात, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए और एक कंसेप्ट आपको सिखा देते हैं, साथ साथ में इसके साथ ही लिपटा देते हैं। देखिएगा, कोई एटम ले लूं मैं, ऑक्सीजन, उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया मैंने, क्या बन जाएगा बोलो भैया, A- और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, ये फर्स्ट वाली हो गई। फर्स्ट वाली जनरली क्या होती है, पॉजिटिव, जनरली पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब देखिए दूसरी वाली O-, उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया और यहाँ पे बन गया O2, 2-। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो हमें देनी पड़ रही है उसको मैंने बोल दिया सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये क्या मिलेगी हमें, ऑलवेज नेगेटिव मिलेगी भैया। अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा आपको, और क्वेश्चन आपको पूछ लेगा कि भैया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड, उसको जोड़ोगे तो आंसर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको ग्रेटर देन 0 मिलेगा, तीसरा ऑप्शन दे दिया लेस देन 0 मिलेगा, या फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे नॉट प्रिडिक्टेड कर दिया। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो समझिएगा ये जनरली क्या होगी, पॉजिटिव, और ये क्या होगी, नेगेटिव। जब दूसरे वाले केस में हम एनर्जी देंगे तो वो बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव। एग्जांपल ले लेते हैं, अगर पहले वाले केस में एनर्जी रिलीज हो रही है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दूसरे वाले केस में जो देनी पड़ रही है वो सपोज होगी 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ये जो पॉजिटिव है उससे बड़ा तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो पहले वाले केस की कम होगी पॉजिटिव, और दूसरे वाले केस की -11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये नंबर दिए नहीं होंगे, याद रखना, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये जितनी पॉजिटिव होगी उससे कई ज़्यादा ये क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ये जो एनर्जी नेगेटिव है ये टोटल क्या बना देगी, नेगेटिव बना देगी। गिन लो आप, अगर यहाँ पे छोटा पॉजिटिव है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे -11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो -11 में से 3 निकालो, कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा यहाँ पे, और साइन बढ़ेगी यानी कि -8, तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा, माइनस। अगर माइनस आंसर आ गया तो उसका मतलब क्या, वो 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, लेस देन 0, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही। ठीक है, तो एक नोट डाल दीजिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसका डिफरेंस ऑलवेज 0 से क्या होगा, कम ही होगा। ठीक है, समझ जाओगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, 0 से कम। The difference between first electron affinity and second electron affinity is always less than 0. Always less than 0. समझ जाओगे। घुमा के क्वेश्चन आपको पूछ ले कि भैया जो पहला वाला इसका जो डेल्टा एच है उसको 1 कह दिया, और इसका डेल्टा एच को नाम दे दिया 2। ठीक है, तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 इसकी वैल्यू क्या आएगी भैया, तो देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और डेल्टा एच दोनों क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। समझ रहे हो बात को। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने आप समझ जाओगे जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझोगे। इसका आंसर निकालो और उससे उल्टा कर दो। ठीक है,
तो आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा एच की वैल्यू। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये बात कर ली हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। देखिए थोड़े से फैक्टर देख लेते हैं इसके, कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। तो हेडिंग डालेंगे फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करेंगे। पहला लेते हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, अब देखिए अगर एटॉमिक साइज बड़ी होगी, एक बड़ा आइटम ले लिया, एक छोटा आइटम ले लिया, ठीक है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कराना है और इसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कराना है, तो देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। अगर साइज छोटी होगी तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा, ठीक है, और अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो इसमें अट्रैक्शन कम होगा, इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा, यानी कि साइज बड़ी होगी, अगर साइज बड़ी होगी तो अट्रैक्शन कम और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो साइज इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज। ठीक है, बात समझ गए। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी। दूसरी बात, न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम प्यार से Z बुलाते हैं। ठीक है, Z का मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट आसानी से कर देगा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, Z बढ़ेगा, तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी। अगर प्रोटॉन बढ़ गए तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगी, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपने समझ ली, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। अब देखते हैं पीरियोडिक वेरिएशन, कि पीरियोडिक टेबल में इसका वेरिएशन कैसे होता है। देखिएगा अभी बहुत बाकी है, थोड़े से एक्सेप्शन भी बाकी है। ठीक है, अब देखिए पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे साइज में क्या होता है, साइज बड़ी से छोटी 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 हो जाती है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट साइज क्या होती है, डिक्रीज। और अभी तो फैक्टर में हमने देखा जब साइज डिक्रीज होती है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इंक्रीज। तो इसमें साइज डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इंक्रीज। साइज कम होगी, इलेक्ट्रॉन आसानी से अट्रैक्ट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात, टॉप टू बॉटम। ठीक है, अप टू डाउन लिखो, टॉप टू बॉटम लिखो, कोई दिक्कत नहीं। टॉप टू बॉटम साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। ऊपर से नीचे पीरियोडिक टेबल में साइज क्या होती है, इंक्रीज। और साइज इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज। साइज बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये हो गया पीरियोडिक वेरिएशन, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो अब लेते हैं एग्जाम्पल यानी कि क्वेश्चन। उससे पहले लिखेंगे एक नोट, उससे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे एक नोट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टार करके नोट डाल दीजिएगा, नोट। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं इनर्ट गैस की, इनर्ट गैस में पूरे इलेक्ट्रॉन सेल में भरे होते हैं, यानी कि वो स्टेबल होता है। अगर कोई एटम स्टेबल होगा तो वो क्या करेगा, किसी इलेक्ट्रॉन को नहीं लेगा। अरे भैया ज़रूरत ही नहीं है, वो क्या है, स्टेबल है।
उसको ना तो इलेक्ट्रॉन किसी को देने ना तो किसी के पास से लेने हैं, तो किसी के पास से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। इलेक्ट्रॉन अगर नहीं लेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब जो एनर्जी रिलीज वो करने वाला है वो नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, एनर्जी रिलीज करेगा नहीं, और एनर्जी रिलीज नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आएगी उसकी, कम। जीरो बोल दूं मैं फिर भी चलता है, इक्वल टू जीरो होगी इनर्ट गैस की। तो अगर कोई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गई तो उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही कम होगी। ठीक है, तो वही तो लिखने वाले हैं हम नोट में। ठीक है, इफ लिखेगा, इफ एनी एटम हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, लिखिएगा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, then its electron affinity is very low। उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। वेरी लेस लिख दो, वेरी लो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहाँ ढूंढने जाए हम, देखिएगा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उसमें दो तरह की आती है। एक हम बोलते हैं हाफ फील्ड, क्या बोलते थे, हाफ फील्ड, और दूसरी वाली फुल्ली फील्ड। हाफ फील्ड अगर एस में मैं एक इलेक्ट्रॉन रख दूं तो उसको क्या बोलते हैं, हाफ फील्ड। एस में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अगर एक रख दें हम तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हाफ फील्ड। P3 को भी हम हाफ फील्ड बोलते हैं। P में कितने घर होते हैं, 3 घर होते हैं, अगर 3 में एक एक होंगे तो वो हाफ फील्ड। D5 को भी क्या बोलते हैं, हाफ फील्ड। D में कितने घर होते हैं, 5, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, अगर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको हम क्या बोलते थे, हाफ फील्ड। वैसे ही फुल्ली फील्ड यानी कि S2, S में 2 इलेक्ट्रॉन रख दो आप। ठीक है, P6 उसको भी क्या बोल देते हैं, फुल्ली फील्ड। और D10 लिख लेना आप। ठीक है, P में अगर 6 इलेक्ट्रॉन रख दूँ तो फुल्ली फील्ड, D में 10 इलेक्ट्रॉन रख दूँ तो क्या बोल देंगे हम उसको, फुल्ली फील्ड। ये हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो क्या होंगी, स्टेबल होंगी। तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगी नहीं। ठीक है, अगर लेंगी फिर भी इसको एनर्जी की क्या जरूरत पड़ेगी, हमें देनी पड़ेगी एनर्जी। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, लिख लिए नोट, सही है। चलो क्वेश्चन करते हैं आगे। अब देखिए हमें दे दिया क्वेश्चन एक, और क्वेश्चन में वीडियो चल रही है ना, और क्वेश्चन में हमें बोलना है, हमें अरेंज करना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर में। तो क्वेश्चन में ले लिया बोरोन, लिथियम से लेते हैं, लिथियम बेरिलियम, दूर दूर लिखते हैं थोड़ा सा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी लिखनी पड़ेगी। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये लास्ट में नियॉन। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में ये क्या हो गया, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। भैया हमें तो क्या पता था, हमने तो सिर्फ इतना पढ़ा है कि लेफ्ट टू राइट साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है, और साइज डिक्रीज होती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। तो हमारे हिसाब से इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए था, तो सबसे छोटा एक्सपेक्टेड है ये लिथियम बेरिलियम, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती जा रही है, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और लास्ट में नियॉन। कुछ ऐसा ऑर्डर आना चाहिए था पर ऐसा ऑर्डर आ नहीं रहा। ठीक है, ऑर्डर में बहुत चेंज है। तो देखिए नोट लिखवाया था आपको कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, सबसे कम। और यहाँ पे तो हमने नियॉन को देखो सबसे ज़्यादा लिख दिया, नियॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा, नहीं ये तो गलत है। तो सुनिएगा ऑर्डर कैसे निकालते हैं। नियॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, सबसे कम। नियॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, सबसे कम। क्यों होगी कम, क्योंकि ये क्या है, इनर्ट गैस।
अब देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड भरे होंगे, p6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी इसकी, ठीक है। तो क्या हुआ, हाँ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में p6 होंगे, ठीक है। अब देखिएगा सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं हम, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 नंबर हो गया इसका, 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s1, 3 है ना, 2 और 1 3। इसकी क्या हो जाएगी 1s2 2s2, इसकी क्या हो जाएगी, p ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो गया भैया, तो 1s2 2s2 2p1, ठीक है। तो इसमें लास्ट में p2 होगा, इसमें लास्ट में p3 होगा। यहाँ पे देखिए p1 है ना, तो यहाँ पे p2, बाकी सब कॉमन, यहाँ पे p3, यहाँ पे p4, यहाँ पे p5 और ये रहा p6, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो सबसे कम होगी, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी हो जाएगी, नियोन की, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे आ गया सबसे पहले। उसके बाद और क्या क्या चीज़ें देखनी है हमें, देखिए अगर इसको आप देखिए तो यहाँ पे p3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, हाफ फील्ड बोलते हैं हम इसको, बोलते हैं, ठीक है। और देखिए ये रही बेरिलियम में 2s2, यानी कि ये फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या आएगी, सबसे कम, यानी कि नियोन के बाद होगा नाइट्रोजन और बाद में बेरिलियम। अब हमारा काम हो गया, अब हम ऑर्डर लिख लेंगे, पर एक दिक्कत और है। यहाँ पे देखिए लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए, यहाँ पे क्या है 2s1, क्या है 2s1। अगर एक इलेक्ट्रॉन हम इसको दे दें तो ये क्या बन जाएगा 2s2। अगर एक इलेक्ट्रॉन हम इसको दे दें तो ये फुल फिल्ड हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से फटाफट ले लेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको स्टेबल होना है। जब कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन p4 हो या तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो स्टेबल होने में, तब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, कुछ इस तरह से 2s1 एक इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ी बढ़ जाती है। किससे बढ़ जाती है, बोरोन से बढ़ जाती है। तो बेरिलियम के बाद लिथियम की जगह क्या आ जाएगा, बोरोन, और उसके बाद लिथियम, फिर लाइन में जाएंगे हम, कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर, किसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है भैया, ठीक है, पर हमने कुछ रीज़न बताने की कोशिश करी है ताकि आपको पता चले कि भैया कैसे होता है। बाकी तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, मीटर में कुछ ना कुछ वैल्यू आती है, इसकी 215, इसकी 220, और उसकी वैल्यू के हिसाब से हम क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, इसको हमने क्या करा है, एक्सप्लेन करा है ताकि आपको समझ आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये हो गया ऑर्डर किसका, लिथियम से नियोन तक का। समझ रहे हो ना, नोट कर लेना आराम से, नहीं किया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके कर लो भैया। तो ये बात हो गई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। अब हम देखेंगे ग्रुप होते हैं ना पी ब्लॉक में, 14th ग्रुप होता है, 15th ग्रुप होता है, 16th ग्रुप होता है, 17th ग्रुप होता है, ठीक है। अब देखिए 17th, उसके बाद 18 आता है ना। अब देखिए हम बात कर रहे हैं 18 की, तो 18 का तो कुछ काम नहीं है। 3rd ग्रुप में बोरॉन फैमिली, 14th ग्रुप में कार्बन फैमिली। कहे सीताजी सुनो प्रभु, सुनो एसएन, प्रभु पीबी, लेड, ठीक है। नाइट्रोजन वाला ग्रुप, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ठीक है। 16वां ग्रुप, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ओल्ड स्टाइल से टीपो, टी
इसको भी याद करने के लिए कैसे करते हैं हम सीखा था ना हमने। ये तो हेलोजन फैमिली सबको याद है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। इसको थोड़ा कम लिखने की ज़रूरत थी, रुकिएगा, थोड़ी सी जगह चाहिएगी, वापस लिखते हैं हम, ठीक है। जगह बचानी होगी हमें, थोड़ा सा नीचे भी लिखना है। हो गया, चलिए अब देखते हैं। ये हो गया हमारा पीरियोडिक टेबल का, ये 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 और 17 ग्रुप। इसमें आयनाइजेशन एनर्जी क्या, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कैसे वर्क करती है, इसमें कैसा ट्रेड होता है वो देखिएगा, सुनिएगा आराम से। अब होता क्या है सुनिएगा। देखिए जनरली हम क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाते हैं। जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज क्या होती है, इंक्रीज, साइज इंक्रीज और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज। हमें तो ये पता है सिर्फ, यानी कि कार्बन की सबसे ज़्यादा, उससे कम सिलिकॉन की, उससे कम जर्मेनियम की, उससे कम एसएन की, उससे कम पीबी की। इसमें भी नाइट्रोजन की ज़्यादा, उससे कम फॉस्फोरस की, आर्सेनिक की उससे कम एसबी की, उससे कम बीआई की। ऐसे होना चाहिए। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, उसके बाद एस्टेटाइन, ऐसे होता है। पर ऐसा नहीं है, ठीक है। जो ये पहली कार्बन वाली और सिलिकॉन वाली जो रो है उसमें दिक्कत आ जाती है दोनों में, ठीक है। क्या हो जाता है, कार्बन से ज़्यादा सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाती है। होना क्या चाहिए था, कार्बन की ज़्यादा होनी चाहिए थी, यहाँ पे नाइट्रोजन की ज़्यादा होनी चाहिए थी, यहाँ पे ऑक्सीजन की, यहाँ पे फ्लोरीन की। पर ऐसा नहीं होता, बढ़ किसकी जाती है, क्लोरीन की। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हो जाती है, बाकी सबका वैसे का वैसा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ग्रुप में हम बात करें तो क्या हो जाता है, ज़्यादा किसकी होनी चाहिए थी, कार्बन की, पर किसकी हो जाती है, सिलिकॉन की। यानी कि जो 14th ग्रुप है उसमें सबसे ज़्यादा सिलिकॉन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद जर्मेनियम, एसएन और पीबी सबसे लास्ट में। इस तरह से ऑर्डर आ गया। 15th ग्रुप देखें हम, सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए थी, नाइट्रोजन की, पर किसकी हो गई, फॉस्फोरस की, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी और लास्ट में बिस्मथ। उसके बाद 16th ग्रुप ऑक्सीजन वाला, उसको छोड़ो अभी। उसके बाद देखते हैं 17वां ग्रुप, किसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी, फ्लोरीन की, पर ऐसा नहीं होता, Cl की ज़्यादा, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन और लास्ट में एस्टेटाइन, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो क्लोरीन होता है, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन आता है वो आसानी से आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो 3d ऑर्बिटल होती है, d ऑर्बिटल होती है, वो वैकेंट होती है। तो इसका रीज़न क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल, वैकेंट d ऑर्बिटल, क्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन सब में वैकेंट d ऑर्बिटल होने की वजह से क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा। सिंपल वर्ड में समझा देता हूँ आपको। देखिए फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ज़्यादा करता है क्लोरीन से, वो तो हम सबको पता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। पर वो अपने घर में, यानी कि अपने एटम में आसानी से इलेक्ट्रॉन को रख नहीं सकता। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, पर उसमें वैकेंट d ऑर्बिटल होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपने घर में जगह दे सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल है, ठीक है, समझ जाओगे। अब देखिए ऑक्सीजन वाले को मैंने नहीं लिखा, भैया ऑक्सीजन को बुरा लगा, पता नहीं क्यों ऑक्सीजन को बुरा लगा। ये तीनों में तो सेम ट्रेड चलता है, पर इसमें सेम नहीं चलता, ठीक है। इसमें सल्फर की ज़्यादा होती है, पर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन की इतनी कम, सल्फर से कम, सिलेनियम से कम, टेलुनियम से कम, पोलोनियम से भी कम, सबसे कम हो जाती है। ये याद रखिएगा, पूछ लेते हैं कई बार।
तो इसमें सबसे ज़्यादा होनी किसकी चाहिए थी, ऑक्सीजन की, पर नहीं, सबसे ज़्यादा सल्फर, उसके बाद सिलेनियम, उसके बाद टेलुरियम, उसके बाद पोलोनियम और ऑक्सीजन सब में सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्डर निकलेगा किसका, ऑक्सीजन फैमिली का। तो पूरे पीरियोडिक टेबल की इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी आपको याद तो रह गई। ठीक है, जो एक्सेप्शन है वो मैंने आपको बता दी है। डी ऑर्बिटल की वजह से क्लोरीन की क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अच्छा है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम खत्म करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले नोट डालिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ 17th ग्रुप, एक मिनट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ 17th ग्रुप, लिखिएगा बाद में समझा दूंगा। 17th ग्रुप इज हायर देन 16th ग्रुप। क्या मतलब हो गया, देखिएगा क्या मतलब हो गया। अगर 16th ग्रुप की बात करूं, 16th ग्रुप में कौन आता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, 17th ग्रुप में कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। अब देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूं तो इसमें टेलुरियम की क्या होती है, कम होती है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज ही होगी ना। तो वैसे वैसे क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होती है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इसमें सबसे कम किसकी होती है, एस्टेटाइन। पर अगर 16th ग्रुप और 17th ग्रुप को हमें कंपेयर करना है तो इसमें कोई भी एटम उठा लो, इसमें से कोई भी एटम उठा लो, इससे इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। सपोज सल्फर की सबसे ज़्यादा होती है इसमें सबसे कम एस्टेटाइन की होती है। ठीक है, या आयोडीन की होती है। तो अगर हम सल्फर और आयोडीन को कंपेयर करें तो आयोडीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर से क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी कि हमें 16th और 17th ग्रुप को कंपेयर कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन, 4 एटम कोई भी ले लो हम, सिलेनियम, टेलुरियम, ब्रोमीन, फ्लोरीन, और अब कंपेयर करने हैं हमें, क्या कंपेयर करना है, किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा, किसकी कम, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट है, फ्लोरीन और ब्रोमीन किसके, 17th ग्रुप के, और ये दोनों 16th ग्रुप के एलिमेंट है। तो हमें पता है, क्या है हमें पता, 17th ग्रुप की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ऑलवेज ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आएगा, ब्रोमीन, फ्लोरीन, उसके बाद ये दोनों। ठीक है, अब इन दोनों में किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, ब्रोमीन की या फ्लोरीन की, ये रहा ब्रोमीन और ये रहा फ्लोरीन। ठीक है, तो हमें पता है कि इसमें सबसे ज़्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन। ठीक है, तो क्लोरीन उससे कम फ्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, तो ब्रोमीन की कम होती है, तो ब्रोमीन की क्या होगी, कम। ठीक है, सेलेनियम और टेलुरियम में सबसे ज़्यादा किसकी होती है, ये रहा सेलेनियम, ये रहा टेलुरियम। ऊपर से नीचे जाते हुए क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो सेलेनियम की ज़्यादा, टेलुरियम की कम, तो सेलेनियम की ज़्यादा, टेलुरियम की कम। तो अब हमें ऑर्डर लिखना है, सबसे पहले 17th ग्रुप, उसमें भी सबसे पहले फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद 16वां ग्रुप, उसमें सबसे पहले सेलेनियम, उसके बाद टेलुरियम। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये नोट इम्पोर्टेंट है, डाल दीजिएगा और उसके हिसाब से क्वेश्चन आप कर सकते हैं आराम से। तो ये टॉपिक हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पिछली वाली पीरियोडिक प्रॉपर्टी आप पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो अभी के लिए हम चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।